बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आज चैप्टर नंबर 13 में हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर है उसमें आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझे। इससे बाद में जो टॉपिक आ गए वो सब इसके कंसेप्ट पे है। तो इससे पहले जो है ना हमने प्लक्स की टॉपिक डिटेल में पढ़ी थी पिछले चैप्टर में। अभी इसी का जो प्लक्स का रिलेशन है वो सब मैग्नेटिक फील्ड के साथ है। तो अगर आप इसके नेम को देखें तो ये हमारे पास दो चीज़ों से बना है, एक मैग्नेटिक और दूसरा जो है ना प्लक्स। मैग्नेटिक को अगर हम देखें तो ये मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रही है। इसी तरह फ्लो का जो एक्चुअल मीनिंग है वो हम बहाव को कहते हैं। और इसका कंसेप्ट मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि प्लक्स का जो सिंपल मीनिंग है या सिंपल मतलब है इसका इसका मतलब है कि हाउ मच ऑफ समथिंग इज फ्लो थ्रू ए गिवन एरिया, कि किसी चीज़ का कितना जो है ना अमाउंट एक गिवन एरिया से पास हो रहा है, तो इसको हम सिंपल फ्लक्स कहते हैं। इसका जो वर्ड्स है ना हाउ मच, सो ओवरऑल कंसेप्ट जो है ना इसमें पढ़ा है। अगर आपने इस वर्ड्स को जाना तो आपने बिल्कुल कंसेप्ट फ्लक्स को जाना। तो मतलब ये है कि अगर एक यूनिट एरिया गिवन है आपको और इसमें मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करनी हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करनी हो या जो भी पास करनी हो, हाउ मच मतलब एक गिवन एरिया से वो कितने टाइम वो कितना जल्दी पास होता है, कम पास होता है, ज़्यादा पास होता है, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो आज हम मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की डिफिनीशन कुछ इस तरह है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक इंडक्शन इन द एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। स्केलर प्रोडक्ट जो कि हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफलाइन जो बी है और इसके साथ साथ जो एरिया है अगर इसके दरमियान जो मैग्ने प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट, इसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। या द मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन थ्रू ए सरफेस एरिया व्हेन प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड की वो लाइन जो कि एक गिवन एरिया से पास होता है। जिस तरह आप इस डायग्राम में देख सकते हैं हमारे पास एरिया है, इसमें इससे जो है ना हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसको अगर हम पास करें तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक, ये आप देख सकते हैं डायग्राम। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ सिंपल। ये आप हमारे पास अगर एक गिवन एरिया है और इससे हमारे पास ये लाइन पास होती है, तो जितने ज़्यादा ये लाइन पास होगी उतने ज़्यादा हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा या मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो बिल्कुल ज़्यादा आएगी। तो अभी हम इसको रिप्रेजेंट किस तरह कर, तो ये आपको ये सिंबल लग रहा है, ये हमारे पास फ्लक्स की सिंबल है और ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो इसलिए हमने बी लगाया है। ये हमारे पास कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है जिसके इंक्रीज या डिक्रीज होने से इसका असर कम या ज़्यादा हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन है। अगर नंबर ऑफ लाइन या फील्ड में बी ज़्यादा हो तो फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। दूसरा जो फैक्टर है वो हमारे पास एरिया है। अगर प्लेट का एरिया या जो सरफेस आप सामने लगा है अगर इसकी एरिया ज़्यादा होगी तो ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन पास होगा, तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तीसरा जो हमारे पास एंगल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी बिना पर हम मैक्सिमम और मिनिमम फ्लक्स को डिसाइड करते हैं। अगर यही एंगल हमारे पास कम या ज़्यादा होगा तो फ्लक्स कम या ज़्यादा हो सकती है और इसकी बिना पर हम मैक्सिमम और मिनिमम फ्लक्स की बात कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास अगर हम 1, 2 और 3 इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करके तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगा जिसको हम बी ए कॉस थीटा, ये कॉस थीटा हमारे पास एंगल है जो कि इस लाइन और एरिया के दरमियान है। और ये याद रखिएगा कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट में हमेशा cos थीटा का इस्तेमाल होता है। तो अगर हम मैक्सिमम और मिनिमम फ्लक्स की बात करें तो ये हमारे पास ओवरऑल डिपेंड करता है एंगल पे। अगर एंगल ज़्यादा हो या कम हो तो हमारे पास फ्लक्स या मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो अगर हम इसमें cos ज़ीरो की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स आएगा, क्योंकि आपको पता है कि cos ज़ीरो हमारे पास 1 के बराबर है। तो अगर थीटा हम ज़ीरो पुट करें तो हमारे पास फ्लक्स की जो वैल्यू आएगा वो मैक्सिमम आएगा, ये हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स होगा। अभी इस डायग्राम में आप देखें कि अगर ये एरिया है इसकी भी जो है ना ये इस तरह है और ये जो लाइन पास होती है इसकी भी पोजीशन दोनों मतलब एक दूसरे को पैरेलल है तो नो एंगल बनाता है, तो हमारे पास जो फ्लक्स होगा वो हमारे पास मैक्सिमम होगा। इसी तरह अगर हम मिनिमम फ्लक्स की बात करें तो ये भी एंगल पे डिपेंड करता है। अगर हमारे पास बी और ए के दरमियान अगर ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, जिस तरह आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो एरिया है, इधर देखिए आप एरिया जो है ना हमारे पास इसकी जो है वो इस तरफ है और अगर लाइन पास होती है तो ये हमारे पास एक एंगल बनाता है। अगर ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो आपको पता है cos 90 हमारे पास ज़ीरो के बराबर है और इसीलिए हमारे पास ओवरऑल जो फ्लक्स होगा वो हमारे पास ज़ीरो के बराबर होगा।
अभी जो है ना, इसके अलावा हमारे पास ये तो मिनिमम और मैक्सिमम फ्लक्स हो गया। इसके अलावा हमारे पास फ्लक्स एनी एंगल पे भी हो सकता है, और इसके लिए मतलब चाहे वो थीटा 90 हो, 20 हो, 15 हो, 30 हो, 60 हो, जो भी हो, तो हमारे पास फ्लक्स जो है ना फिर इसके बराबर हो सकता है। इसके मुताबिक आप थीटा की वैल्यू पुट करें और फ्लक्स की वैल्यू आपके साथ आएगी। तो सबसे पहले इस आज के लेक्चर का हम जो है ना क्विकली रिव्यू लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा। तो हमने सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स की जो कंसेप्ट थी वो हमने पढ़ी, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स की डिफिनीशन, और फिर हमने जो है ना रिप्रेजेंटेशन के किस चीज़ से रिप्रेजेंट होता है। फिर हमने मैथमेटिकल सारे जो फैक्टर थे वो पढ़े कि इसके इंक्रीज या डिक्रीज से फ्लक्स मुतासिर हो सकता है। फिर हमने जो है ना डॉट प्रोडक्ट में हमेशा कास्ट थीटा की बात की, कि इसमें हमेशा कास्ट थीटा। फिर हमने मैक्सिमम और मिनिमम फ्लक्स की बात की, फिर हमने मैथमेटिकल पाम की, और फिर हमने आखिर डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वस्सलाम।